नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दीपांकर सिविल कानून की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ 4-5 या 10-15 हज़ार रुपये की चीज़ तो होती नहीं है दोस्तों, लाखों और करोड़ों में इसकी डील होती है। तो जब भी हम इसकी डील करें तो हमें कुछ सावधानियों का को हमेशा बरत लेना चाहिए। तो वही सावधानियां मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी ये है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी देखने जाएँ, कोई रिसेल की प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, मकान, दुकान या कोई कुछ भी ऑफिस, कुछ भी हो आपका, तो जो डीलर है, जो आपकी डील करा रहा है, या फिर सेलर है जिससे आप डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप उसको कहिए कि वो उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाए, ठीक है ना। और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी की चेन, प्रॉपर्टी कैसे कैसे ट्रांसफ़र होकर आ रही है। प्रॉपर्टी सबसे पहले किसके नाम पे थी, फिर उसने किसके नाम पे ट्रांसफ़र करी, फिर उसने किसके नाम पे ट्रांसफ़र करी। तो इस तरह से उस प्रॉपर्टी की पूरी चैन देख लें आप, और आज की डेट में प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ें आप चेक कर लें। अब कई बार ऐसा होता है कि जो सेलर होगा या प्रॉपर्टी डीलर होगा वो आपको ओरिजिनल पेपर्स दिखाने से मना करेगा, वो आपको फ़ोटो स्टेट देगा या फिर आपको कलर्ड फ़ोटो कॉपी दिखाएगा। तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें, उस पर बिल्कुल भी रिलाई ना करें। आप कहें नहीं भैया, मेरे को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ तभी मैं आपको टोकन मनी दूंगा। तो कई बार आपको फोटो स्टेट दिखाएगा, कहेगा मेरे को टोकन मनी दे दो आप। तो इस कंडीशन में आप कभी भी उसको टोकन मनी ना दें। सबसे पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें, क्योंकि कहीं क्या पता उस प्रॉपर्टी पे किसी का लोन चल रहा हो किसी बैंक से, या वो प्रॉपर्टी किसी जो फाइनेंसर है उसके पास गिरवी रखी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ठीक है ना। आप नहीं कर सकते तो अपने साथ किसी को ले जाएं, वो चेक करेगा। कई बार ऐसा होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्प्यूट चल रहा होता है, ठीक है ना। तो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा होता है, भाइयों भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी के पेपर वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप ये देख लें, उस प्रॉपर्टी पे फिजिकली विजिट करें और ये देख लें कि उस प्रॉपर्टी पे एट प्रेजेंट कौन रह रहा है या किसका कब्जा है। ये आपको ज़रूर से देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, उस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होता है। अब मान लो प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होता है, एक भाई इस प्रॉपर्टी पे रह रहा है और दूसरा भाई इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो कल को जब आप वो प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो वो उस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है चूँकि, तो वो दूसरा भाई उसे खाली करने से मना करेगा। या फिर वो प्रॉपर्टी कई बार ऐसा होता है लीज पे दे रखी है, तो आप जाके पता करो कि लीज कितने दिन की है, किसको लीज पे दी हुई है, या उस प्रॉपर्टी पे पहले से ही कोई टेनेंट रह रहा है, मतलब कोई किराएदार रह रहा है। तो आप जाके देखो कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने रजिस्ट्री या टाइटल डीड अपने नाम पे करवा ली, उन्होंने टाइटल डीड आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर भी दी है, बाद में आप फिजिकली पोजेसन लेने गए तो जो किराएदार है उसने मकान खाली करने से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आपको कब्जा दे रहा, आपको जो करना है कर लो, ठीक है ना। अब क्या पता मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में क्या डील हो रखी है, उनका रेंट एग्रीमेंट कैसे बना हुआ है या उनकी लीज डीड कैसे बनी हुई है। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क का काम है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी को परचेज करने की सोचें, कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करें, तो प्रॉपर्टी खाली कराकर ही उसको फाइनल करें, क्योंकि जब आप टाइटल डीड अपने नाम पे करा लोगे तो उस पर आपका कब्जा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप कभी भी किराए के लालच में आए, अगर किराएदार पहले से उस प्रॉपर्टी पे काबिज है, तो आप ये ना सोचें कि चलो अच्छी बात है, हमें किराएदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास तो किराया आता रहेगा, हम प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हमेशा, जो भी आप प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हमेशा खाली करा कर ही लें। अब अगली
सावधानी दोस्तों ये आपको रखनी चाहिए कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ले तो उस पर लोन वगैरह चेक कर लें। ये देख लें कि उस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई लोन तो नहीं है, या वो प्रॉपर्टी कहीं पे मॉर्टगेज तो नहीं है। ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप उससे सेलर से या डीलर से कहें भाई हमें ओरिजिनल पेपर दिखा दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। वो आपको अगर दिखा देता है तो फिर 90% चांसेस हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट है सरसाई की, आप उसकी वेबसाइट पे चेक कर लें। प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स होती हैं आप उस वेबसाइट पे डाल लें और चेक कर लें कि उस प्रॉपर्टी पे किसी बैंक का किसी प्रकार का कोई ड्यू तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, या कोई उस प्रॉपर्टी पे कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है। तो आप ये सब देख लें तो आपको उससे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों अगली सावधानी ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मालिक हमें खुद ही बता देता है, जो सेलर होता है, डीलर होता है, वो हमें खुद ही बता देता है कि जी इस प्रॉपर्टी पे तो लोन चल रहा है, इस बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कहना है कि ठीक है भैया, आप हमें ना 3 चीज़ें बैंक से ला दें। और वो 3 चीज़ें आप कैसे लें, बैंक का जो लेटर हेड होता है ना उस पर मैंशन करा के लें। ठीक है ना। 3 डॉक्यूमेंट्स बैंक से मंगाएं और वो लेटर हेड पे, बैंक के लेटर हेड पे ही मेंशन होने चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी है उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि उसने जब प्रॉपर्टी पर लोन लिया था तो उसने बैंक के पास प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से पेपर गिरवी रखे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक सारे पेपर तो लेता नहीं है, कुछ पेपर लेता है। तो जो जो उसने बैंक के पास रखे हुए हैं गिरवी, उन डॉक्यूमेंट्स की आप पूरी लिस्ट ले लें और उसके बाद आप इंक्वायरी करें। जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पूछें उस सेलर से कि भाई बाकी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ये भी मेरे को दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको भी आप देख लें। अब दोस्तों अगली चीज़ आप क्या मांगोगे बैंक से, लोन की फुल स्टेटमेंट। जब से लोन चल रहा है तब से लेके आज तक की कि उसने कितना लोन चुकता कर दिया है, उस लोन की फुल स्टेटमेंट आप बैंक से मंगा लें। ये देखने कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने 5-6 EMI डिफ़ॉल्ट कर दी हो और वो बैंक ने NPA कर दिया और सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी हो उस प्रॉपर्टी पर पोजेसन लेने की। तो इसलिए आप जो लोन की स्टेटमेंट होती है फुल, आप वो बैंक से उसके लेटर हेड पे ज़रूर मंगा लें। तो अब दोस्तों तीसरी चीज़ आपको क्या मांगनी है बैंक से, आपको बैंक से ना उस प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर लेटर मांगना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि बैंक की जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो कितनी है। आप ये देख लें, फोरक्लोजर लेटर्स रिपोर्ट से आप ये देख लेंगे कि बैंक की जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है कितनी है। तो आप सेलर से या डीलर से पूछ लें कि भाई आप ये जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है कब तक आप इसको कब तक पे कर देंगे, उससे आपको ये पता लग जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि जब आप उसको पे कर दोगे उसी के बाद बैंक आपको NOC और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा। अगर ये डीलर जो सेलर है अगर ये सब करने को राजी हो जाता है तो तभी आप ये प्रॉपर्टी परचेज करें, अदरवाइज ना करें। और अगर फिर भी आपका मन है तो अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो आप ऐसे डायरेक्टली ट्रस्ट ना करें, आप एक एग्रीमेंट बनवा लें और एग्रीमेंट में सारी बातें मेंशन करें। मैं एक सेपरेट वीडियो एग्रीमेंट पर भी बना दूंगा कि बायर और सेलर जो होते हैं वो एग्रीमेंट कैसे बनाएं। कभी भी ये एग्रीमेंट टाइपिस्ट से ना बनवाएं, ये एक अच्छे एडवोकेट को एंगेज करके ही एग्रीमेंट बनवाएं। मैं इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये आप उस एग्रीमेंट में मेंशन करवा लें और उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी में डील करें। अब दोस्तों अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप उस डील को फाइनल कर देते हैं तो अब अगला नंबर एग्रीमेंट बनाने का आएगा। अब आप एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे, आप एग्रीमेंट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही बनाएं। आप नोटराइज एग्रीमेंट बिल्कुल भी ना बनाएं, आप रजिस्टर्ड ही एग्रीमेंट बनाएं। ठीक है ना। आप वो सिंपल एग्रीमेंट ना बनाएं, जैसे वो सिंपल पेपर पे जो बना लेते हैं उसको बिल्कुल भी ना बनाएं, उसे बनाने से बचें। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सारी ऑनलाइन करें या चेक से कर दें या DD के थ्रू करें या RTGS NEFT के थ्रू करें, मतलब ऑनलाइन करें। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही लीगल होती हैं, लीगल मानी जाती हैं, और वैसे कैश में ट्रांजैक्शन सही नहीं मानी जाती। दूसरी बात, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक प्रूफ होता है, वैलिड प्रूफ होता है
और कैश ट्रांजैक्शन को कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं होता। और जितनी भी आपने मान लो आप चेक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप जो चेक का नंबर है, चेक का सो एंड सो नंबर, उसको जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसको एग्रीमेंट में आप मेंशन करें। तो ये आप सावधानी जरूर रखें और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, अगर आप मेरी ये बात मान के चलेंगे तो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखें। दोस्तों अगली सावधानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप एग्रीमेंट बनवाएं, एग्रीमेंट बनवाने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर से देख लें उस प्रॉपर्टी के। अब जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, ओरिजिनल टाइटल डीड देख लेंगे, तो एग्रीमेंट बनवाते हुए जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लो वो प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम पे है, 4 भाइयों के नाम पे है, ठीक है ना। तो आप एग्रीमेंट बनवाते हुए उन चारों के नाम उस एग्रीमेंट में डलवाएं एज अ सेलर, और उन सबसे उनके एक जो उनका बैंक अकाउंट है उसके कैंसिल्ड चेक की फोटोकॉपी लें, और आप उसमें जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करें। मतलब उनके जो, उससे आपको उनका अकाउंट नंबर पता लग जाएगा और आप उसमें ही ट्रांसफ़र करें। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। उन सबको पार्टी बनाई, ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि 4 लोगों के नाम पे घर है, लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि जी मैं ही हूँ, आप एग्रीमेंट मुझसे ही करो। तो एग्रीमेंट आप उसके नाम पे ना करें, उन चारों का नाम उसमें एग्रीमेंट में ऐड करें और चारों को प्रोपोर्शनली मनी ट्रांसफ़र करें, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपने एक के साथ एग्रीमेंट किया और बाकी तीनों को इसमें छोड़ दिया, उनके नाम नहीं डाले, तो एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो इस एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, और चूंकि आप अमाउंट दे चुके हैं तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा, बेकार के कोर्ट केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये गलती आप कभी भूल के भी ना करें, ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। अब दोस्तों अगली सावधानी जो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको रखनी है वो ये है कि आप जो उस एरिया का नगर निगम है उसमें जाकर ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन किसके नाम पे है। ये चीज़ आप ज़रूर से चेक करें। उससे कहें, जो सेलर है या डीलर है उससे बोलें कि भाई हमें जो रिसेंट हाउस टैक्स की रिसिप्ट है वो हमको दिखा दो, उससे वो जरूर ले लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाउस टैक्स जमा ही नहीं किया हुआ आपका, हाउस टैक्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पेंडिंग होता है, और वो सब क्या होगा, वो बाद में जब आप म्यूटेशन कराओगे तो आपके सिर पे आ जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप वो जरूर देख लें। दूसरी इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करें तो आप उस एरिया के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़रूर विजिट कर लें। वहाँ पे जाके देख लें कि प्रॉपर्टी पे कोई पंगा तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है। वहाँ पे जाके नोटिस बोर्ड पे भी चेक कर लें। कई बार वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे मेंशन होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि उनकी रजिस्ट्री बैन हो रखी होती है या सरकार ने रोक रखी होती है किन्हीं कारणों से, तो आप ये ज़रूर देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने वो रजिस्ट्री जो है वो बंद कर रखी है, बैन कर रखी है, या वहाँ की रजिस्ट्री नहीं, अभी वहाँ की रजिस्ट्री जो है वो बंद चल रही है। ये सब आप वहाँ पे देख लें कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो होल्ड पे तो नहीं पड़ा हुआ है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं वो उन लोगों ने पे ना किए हों, इस कारण से भी हो सकता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कई बार फ्लैट मकान दुकान लोग आगे बढ़ा के जितनी लैंड है अलॉटेड उससे ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो इससे कई बार ये हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो डिमोलिशन लिस्ट में भी चली जाती है। कई बार बनाना होता है सरकार की तरफ से होता है 3 मंजिल, लेकिन लोग क्या करते हैं 4-4 5-5 मंजिल बना लेते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिमोलिशन लिस्ट में डाल देती है गवर्नमेंट। तो आप ये भी ज़रूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिमोलिशन लिस्ट में है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप खुद पर्सनली विजिट करें और वहाँ पे जाके चेक कर लें या किससे पता करवा लें। क्योंकि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी में डील किया तो आप फंस जाओगे फिर से, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। जो बेचने वाला है वो तो बेच के निकल देगा, लेकिन भुगतेगा कौन? आप। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी से ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों अगली सावधानी है कि आप एक बार ये भी चेक कर लें
कि उस प्रॉपर्टी का कोई केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, या उस प्रॉपर्टी के कितने वारिस हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते। अब क्या करते हैं भाई, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे होते हैं, लेकिन उनकी बहनों ने उन पर केस डाल रखा होता है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते हैं। या बहनें केस डालने वाली होती हैं, जब उनको पता चल जाता है केस डालने वाली हैं और ये प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करेंगी, तो फटाफट से क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो आप ये भी ज़रूर से पता कर लें, क्योंकि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली और बहनों ने केस डाल दिया, तो आप भी उस केस का हिस्सा बन जाएंगे। फिर क्या होगा, आप भी पार्टी बनेंगे और आपको भी वो केस लड़ना पड़ेगा। बाद में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपका टाइम और पैसा तो दोनों ख़राब होगा ना। तो आपको इससे बचने के लिए ये चीज़ ज़रूर से कर लेनी चाहिए कि वो अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो वो उसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट तो नहीं है, ये ज़रूर से चेक कर ले। अब दोस्तों अगली सावधानी ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं तो ये भी ज़रूर देख लें कि उस जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उस सोसाइटी में RWA बनी है या नहीं बनी है। अगर बनी है तो आप उसके ऑफिस में एक बार विज़िट कर लें, उससे पूछ लें कि भाई आप NOC दे दोगे सेलर को, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा अगर सेलर पे कोई ड्यूज़ पेंडिंग होंगे तो RWA उसको NOC नहीं देगा। तो आप ये ज़रूर से मालूम कर लें कि सेलर पे कोई जो ड्यूज़ है वो पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर सेलर ने वो प्रॉपर्टी आपको बेच दी तो बाद में वो ड्यूज़ सब आप ही को पे करने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ आप ये भी चेक कर लें कि जो RWA है उसके साथ बिल्डर का या प्रमोटर का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि RWA वालों का और बिल्डर का और प्रमोटर का इनमें आपस में झगड़ा चल रहा होता है, इनके कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े होते हैं। तो अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो फिर आप भी उस झगड़े का हिस्सा बन जाओगे। अब क्या करेंगे, RWA वाले आपके पास आएंगे, बार बार आपको कहेंगे भाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हमारा केस चल रहा है और आप अब हमें इतनी मनी दे दो। कभी आपसे 2,000 रुपये मांगेंगे, कभी 5,000 मांगेंगे, 10,000 रुपये मांगेंगे, इस तरह से डिमांड करते रहते हैं पैसों की। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर से चेक कर लें। इसी के साथ दोस्तों आप उस RWA के बारे में, उस RWA के मेंबर्स के बारे में भी देख लें कि उसके मेंबर्स किस टाइप के हैं। कई बार बहुत सी RWA होती हैं, उनके मेंबर अच्छे नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो लोगों को, जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनको बेकार में ही परेशान करते हैं, अलग अलग चार्जेस लगा देते हैं मेंटेनेंस, कहते हैं अब ये मेंटेनेंस चार्ज दो, अब ये मेंटेनेंस चार्ज दो, इस तरह करके वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे पैसे लेते रहते हैं। तो आपको पता करना चाहिए कि किस किस तरह के मेंटेनेंस चार्ज ये लोग ले रहे हैं। इस सब चीज़ों के बारे में भी आपको छानबीन करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आप ये भी चेक कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें जो पार्किंग आपको करनी है, पार्किंग लेनी है, उसका अलॉटमेंट लेटर तो उनके पास है, वो उसके पास है, वो आपको एक स्पेसिफाइड पार्किंग दे रहा है नहीं दे रहा है। तो आप पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर जरूर से चेक कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्किंग इरेगुलर है, कोई भी अपनी गाड़ी कहीं पे भी आके लगा रहा है और फिर पार्किंग के लिए झगड़े होते फिर रहे हैं। तो आप पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर जरूर देखें और उसमें पार्किंग का आप एरिया भी स्पेसिफाई कर लें। ये इस बात का आप जरूर से ध्यान रखो, क्योंकि कई बार इन चीज़ों का आदमी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कई बार प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और ये छोटी सी बात भूल जाते हैं। उसके बाद उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है पार्किंग में आती है, और पार्किंग को लेके बहुत लड़ाई झगड़े सोसाइटीज़ में होते हैं। तो आप ये बात ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी जो पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपकी पार्किंग स्पेसिफाइड है या नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान जरूर से रखें। इसी के साथ आप ये भी चेक कर लें कि जो विजिटर पार्किंग्स है वो फ्री है या उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, उसको भी आप क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि बाद में उसको ऑन पेपर्स क्लैरिफाई करें। क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार वो कह तो देते हैं कि ये जो पार्किंग है फ्री है, बट आपको ऑन पेपर्स उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसके वो चार्जेस लगा देते हैं और आपको वो चार्ज ज़बरदस्ती आपसे वो चार्ज लेते हैं और आपको पे करने पड़ते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन तो होती नहीं। तो इसलिए ऑन पेपर्स वर्क आप पूरा कीजिए। अगली सावधानी दोस्तों ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं जिनके नाम टाइटल डीड में है, उन सब से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल्ड उनके बैंक के कैंसिल चेक
उसकी फ़ोटोकॉपी, इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड करा के उनसे ले लें। आप ये ज़रूर से देख लें कि जितने भी सेलर्स हैं, अगली सावधानी दोस्तों आपको प्रॉपर्टी लेते हुए ये करनी है कि प्रॉपर्टी टाइटल डीड पर जितने भी सेलर्स के नाम हैं उन सब से उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसिल्ड चेक, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी ले लें और उनको सेल्फ अटेस्टेड करा लें। क्योंकि आपको ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी पर टीडीएस लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बायर होता है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर्स के नाम से टीडीएस पे करना, अदरवाइज़ आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो आपको ये टीडीएस भी ज़रूरी से पे करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ले लेने चाहिए। दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट्स लेना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये वेरीफाई कर लें कि जितने भी सेलर्स हैं वो सारे जिंदा हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी माँ बाप और बेटे तीनों के नाम पे होती है। अब क्या होता है, माँ बाप की डेथ हो जाती है, अब प्रॉपर्टी को सेल उसका बेटा कर रहा है। वो कई बार क्या करता है, माँ बाप के अकाउंट में पैसे भी ले लेता है एग्रीमेंट कराते समय। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें ले लोगे तो आपको पता रहेगा, आप उनसे फिजिकली मिल लो जिस दिन, क्योंकि जिस दिन एग्रीमेंट बनेगा वो आएंगे भी, तो आप उनसे फिजिकली मिल लोगे। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ले लें। अगर आप उनसे फिजिकली नहीं मिलते और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते और बेटे के नाम से एग्रीमेंट पे बेटे से साइन करवा लेते हो, बेटे के नाम पे एग्रीमेंट आप उससे डील कर लेते हो बेटे से, तो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई और भी उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, तो आप फ्यूचर में फंस जाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी से वेरीफाई कर लें कि जितने भी सेलर्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में ज़िंदा हैं या नहीं, और एग्रीमेंट बनवाते हुए उन सबको ज़रूर बुलाएं और उनके नाम जो टाइटल डीड में है वो ज़रूरी से वेरीफाई कर लें, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, और उनके बैंक अकाउंट का जो आपने वो कैंसिल्ड चेक लिया है उसकी फ़ोटोकॉपी लिया ना, इन तीनों डॉक्यूमेंट से उनके नाम ज़रूर वेरीफाई कर लें, देख लें कि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ तो नहीं है, तभी आप डील को फाइनल करें और अमाउंट ट्रांसफ़र करें। ये बात मेरी ज़रूर से ध्यान रखें। अब दोस्तों अगली सावधानी ये है कि जब भी आप हाई राइज सोसाइटीज़ में फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको डीलर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ज़रूर से ले लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन दो डॉक्यूमेंट्स को, ओसी को और सीसी को वेरीफाई नहीं किया और आपने फ्लैट ले लिया, तो आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे और आपके बहुत सारे जो राइट्स हैं वो छीन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको ओसी और सीसी को ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको बिजली का बिल भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि बिजली का जो बिल है, जो बिजली का कनेक्शन है वो किसके नाम पे है, और आपको ये ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए कि उसका जो कनेक्शन, वो बिजली का बिल है वो पेंडिंग तो नहीं है। ये भी आप चेक कर लें, ये भी ज़रूरी से चेक कर लें। वैसे आजकल तो प्रीपेड हो गई है, लेकिन फिर भी कई जगह पे अभी भी पोस्टपेड है और इस तरह से बिल, कई जगहों पे बिल भी पेंडिंग है, तो ये भी ज़रूर से आप चेक कर लें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच पाएंगे। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब अगली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी का बायर और सेलर के बीच में, वो कैसे बनना चाहिए, ये भी बताऊँगा। अब वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और आप सब अपना ध्यान रखो।